अगर आप एक पायलट बनने का सपना देख रहे हैं, तो डीजीसीए की परीक्षा पास करना आपके सफर का पहला सबसे बड़ा पड़ाव है। तो आज हम इंटरनेशनल एयर लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई कानून के उन सभी जरूरी पहलुओं को समझेंगे जो इस एग्जाम को क्लियर करने में आपकी मदद करेंगे। मेरा नाम है कैप्टन पंकज पाहिल। अपने 17 साल के एक्सपीरियंस में मैंने दुनिया भर में बहुत से स्टूडेंट्स को उनके सपने पूरे करने में, आसमान तक पहुंचने में मदद की है। तो चलिए आज साथ मिलकर इन मुश्किल लगने वाले नियमों को एकदम आसान बनाते हैं। यही वो जुनून है जो हमें उड़ने के लिए खींचता है ना? लेकिन सोचिए, इस जुनून को, इस उड़ान को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत पड़ती है। आइए उसी ढांचे को समझना शुरू करते हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि ये सब कैसे मुमकिन होता है? इसका जवाब छिपा है नियमों, समझौतों और संधियों के एक बहुत बड़े नेटवर्क में, जिसे हम इंटरनेशनल एयर लॉ कहते हैं। यही वो सिस्टम है जो आसमान में अफरा तफरी को एक सुर में बदल देता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम 1944 के शिकागो कन्वेंशन से शुरू करेंगे, जो मॉडर्न एविएशन की बुनियाद है। फिर हम ग्लोबल रेगुलेटर ICAO को समझेंगे। उसके बाद उड़ने की परमिशंस पर बात करेंगे। फिर एविएशन के खिलाफ होने वाले गैर कानूनी कामों से जुड़े कानूनों को देखेंगे और आखिर में भारत के अपने एविएशन फ्रेमवर्क पर फोकस करेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का समय। एविएशन टेक्नोलॉजी तो तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन नियम कायदे बिखरे हुए थे। एक देश से दूसरे देश जाने के लिए कोई एक जैसे रूल्स नहीं थे। इसी कंफ्यूजन और अराजकता को खत्म करने के लिए दुनिया के देश शिकागो में इकट्ठे हुए। वैसे तो 1919 में पेरिस कन्वेंशन के साथ एक कोशिश हुई थी, लेकिन असली मजबूत नींव रखी 1944 के शिकागो कन्वेंशन ने। इसी ने वो सिस्टम बनाया जिसे हम आज भी फॉलो करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये सिविल एविएशन के लिए एक तरह से सबसे बड़ा और सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया। अब शिकागो कन्वेंशन का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल है, वो है आर्टिकल 1, सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। इसका सीधा सा मतलब है कि हर देश अपने आसमान का मालिक है। कोई भी विदेशी एयरक्राफ्ट उसकी इजाजत के बिना वहां से गुजर नहीं सकता। ये एग्जाम के लिए एक बेहद जरूरी पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। तो ये क्षेत्र या टेरिटरी आखिर है क्या? आर्टिकल 2 इसे साफ करता है। ये सिर्फ जमीन नहीं है, बल्कि देश के तट से सटा हुआ जो समुद्री इलाका है वो भी इसमें शामिल है। ये संप्रभुता की बाउंड्री को तय करता है। कैबेटाज, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि कोई देश अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट्स को बाहरी कंपटीशन से बचाता है। जैसे एक ब्रिटिश एयरलाइन भारत में दिल्ली से मुंबई के लिए टिकट बेचकर पैसेंजर नहीं ले जा सकती। ये अधिकार सिर्फ इंडियन एयरलाइंस के लिए ही रिजर्व्ड है। अच्छा, तो ये नियम तो बन गए, पर इनको लागू कौन करता है? इनको समय के साथ अपडेट कौन करता है? तो चलिए मिलते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO से, जिसे शिकागो कन्वेंशन ने ही बनाया था। तो ये देखिए, ये है ICAO का स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर है असेंबली, जिसमें सभी मेंबर देश शामिल होते हैं। इसे आप एविएशन की वर्ल्ड पार्लियामेंट समझ सकते हैं। और उसके नीचे है काउंसिल, जो रोजमर्रा के फैसले लेती है, बिल्कुल एक कैबिनेट की तरह। यही स्ट्रक्चर ये पक्का करता है कि नियम बने और ठीक से लागू हों। तो ICAO का मेन काम क्या है? उनका मकसद क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, इसका मिशन है एविएशन को सेफ, ऑर्डरली और एफिशिएंट बनाना। वो ये पक्का करते हैं कि पूरी दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री सही तरीके से और सुरक्षित रूप से आगे बढ़े। तो ICAO ये सब करता कैसे है? अपनी पावर कैसे इस्तेमाल करता है? इसका जवाब है एनेक्सिस के जरिए। आप इन्हें रूल्स की मोटी मोटी किताबें समझ सकते हैं। पायलट लाइसेंसिंग से लेकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के नियमों तक हर छोटी बड़ी चीज इन्हीं एनेक्सिस में लिखी हुई है। अच्छा, हमने अभी बात की थी कि हर देश अपने आसमान का मालिक है। तो फिर सवाल उठता है कि एयरक्राफ्ट एक देश से दूसरे देश जाते कैसे हैं? इसका जवाब फ्रीडम्स ऑफ द एयर में छिपा है, जिन्हें हम हवा की स्वतंत्रता भी कहते हैं। इन फ्रीडम्स को समझना बहुत बहुत जरूरी है। पहली दो फ्रीडम्स टेक्निकल हैं, मतलब किसी देश के ऊपर से बिना रुके उड़ जाना या फिर फ्यूल भरवाने जैसे टेक्निकल कारण से लैंड करना। यहाँ कोई पैसेंजर या सामान चढ़ाया उतारा नहीं जाता। फ्रीडम्स 3, 4 और 5 कमर्शियल हैं। असली पैसा यहीं बनता है, यात्रियों और कार्गो को उठाकर और छोड़कर। अब देखिए,
एविएशन हमेशा शांतिपूर्ण नहीं होता। वक्त के साथ हवाई जहाज़ों के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की जरूरत पड़ी। चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले है टोक्यो कन्वेंशन। ये कन्वेंशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार एयरक्राफ्ट कमांडर को ये अधिकार देता है कि वो प्लेन में व्यवस्था बनाए रखे। ये उन्हें अनरूली पैसेंजर्स के खिलाफ एक्शन लेने की पावर देता है। आपको पता होगा 60s और 70s में हाईजैकिंग की घटनाएं बहुत बढ़ गई थीं। उसी से निपटने के लिए हेग कन्वेंशन बनाया गया। इसने हाईजैकिंग को एक गंभीर अपराध बनाया और ये तय किया कि अपहरणकर्ताओं को कहीं भी सुरक्षित पनाह न मिले। फिर आया मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, जिसने इस सुरक्षा के घेरे को और भी बड़ा कर दिया। इसने हाईजैकिंग के अलावा दूसरे गंभीर अपराधों जैसे प्लेन में बम रखना या तोड़फोड़ करने को भी अपराध की श्रेणी में डाल दिया। तो इन सारे ग्लोबल रूल्स और एग्रीमेंट्स को समझने के बाद अब ये जानना जरूरी है कि ये सब भारत में कैसे लागू होते हैं। एक इंडियन पायलट के तौर पर आपके लिए कौन सी संस्थाएं सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? इंडिया में एविएशन का जो सबसे बड़ा बॉस है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। यही वो बॉडी है जो देश के लिए एविएशन पॉलिसी बनाती है। ये तय करती है कि इंडस्ट्री किस दिशा में जाएगी और सभी नियमों की फाइनल अथॉरिटी है। लेकिन आपके लिए एक पायलट के तौर पर जो सबसे जरूरी बॉडी है वो है DGCA, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको आपका पायलट लाइसेंस देगी, एयरक्राफ्ट को रजिस्टर करेगी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लागू करवाएगी। आपका पूरा करियर DGCA के बनाए नियमों के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो अब जब आप ये सब जान गए हैं तो एक सवाल खुद से पूछिए, एक पायलट बनने के बाद इनमें से कौन सा नियम आपके रोज के फैसलों पर सबसे ज्यादा असर डालेगा? हवा के नियम या एक अनरूली पैसेंजर से डील करने का अधिकार? इन नियमों को जानना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये एक सेफ और जिम्मेदार पायलट बनने की नींव है। अच्छे से तैयारी कीजिए और उम्मीद है आसमान में मुलाकात होगी।